This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। आज हमारा टॉपिक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है कि फॉरेक्स रिज़र्व्स या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ पाकिस्तान और उसके मईशत पे असरात क्या होते हैं। नाज़रीन, फॉरेन एक्सचेंज किसी भी अगर हम दुनिया में ग्लोबली या बैनुल-अक़वामी तौर पे देखें कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत ही ज़रूरी अंसर है किसी भी मईशत के लिए। एक प्रॉपर और एक स्ट्रक्चर्ड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी या एक फ़ॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स का बिल्डअप होना या एक फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 1983-84 में अगर हम पीछे जाएं तो और शुरू से बल्कि अगर देखें और अब तक जो एक ट्रेंड है वो ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो रेमिटेंस और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी वजह से ज़्यादातर बिल्डअप होते हैं। और कुछ जो बिल्डअप है वो ऑब्वियसली आजकल देखा जा रहा है कि जो कर्जाजात हमें मिलते हैं उसकी वजह से भी बिल्डअप होता है। बट अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो 80% जो हमारा एक रिज़र्व का जो वो रहा है ट्रेंड फॉरेन एक्सचेंज का, वो रहा है एक्सपोर्ट्स एंड दिस रेमिटेंसेस। नाउ 1983-84 में जो रेमिटेंस और जो हमारे भाई पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, जो पैसे वो भेजते हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से बराबर हुआ करते थे। ये उस ज़माने की बात है जब एक गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल का बूम था और बहुत अच्छा खासा वहाँ से लोग पैसा कमा के भेजा करते थे। 1990 की तरफ आते हुए जब हम देखते हैं तो वहाँ आते आते एक नया सिलसिला शुरू हो गया हवाला और हुंडी का, जिसकी वजह से कि लोगों ने उस चैनल को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से जो हमारा ऑफिशियल जो रिज़र्व रेट रेमिटेंस का वो कम होता चला गया। सो मच सो कि वो 10% रह गया ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। मगर उसके साथ एक और काम क्या हुआ कि 1990 में गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से जो भी रिज़र्व्स जो भी रेमिटेंसेस आ रही थी बाहर से उस दूसरे चैनल के ज़रिए लोग उसको उस चैनल से ख़रीद के अपने बैंक्स में डाल देते, जिसकी वजह से दोबारा से रिज़र्व्स जो है वो ऑफिशियली अच्छे नज़र आने शुरू हो गए थे। 9/11 के बाद ये ट्रेंड दोबारा रिवर्स हो गया, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने काफ़ी उस पर स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह से पैसे को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया और पाकिस्तान के रिज़र्व फ्राम रेमिटेंसेस दोबारा से हमको बढ़ते हुए नज़र आ गए। और 2007 और 8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, इवन उसमें भी पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस थे वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आए। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें देखा जाए तो 3 मेजर प्लेयर्स है उसके, 3 लेयर्स उसकी अगर देखा जाए तो होता है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि रेगुलेशंस बनाता है उसकी और जो कि डिसाइड करता है कि पॉलिसी रेगुलेशंस उसकी डोमेन और किस एरिया में उसको काम किया जाएगा। दूसरा अगर हम लेयर देखें तो वो है इंटरबैंक वो है जहाँ पे कि पूरा एक ऑफिशियल फॉर्मल जो फॉरेन एक्सचेंज का काम है वो उस इंटरबैंक के अंदर होता है। और तीसरा जो एक डोमेन है, जो लेयर है, वो है सारे करेंसी डीलर्स, बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर्स। अच्छा, आज हम चूँकि हमारा जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है, इसी को हम रिलेट करें कि मईशत पे और दुनियावी बैनुल-अक़वामी तौर पर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज पे क्या असरात पड़ रहे हैं। इसके लिए हमने बुलाया है मलिक बुस्तान साहब को, जो कि प्रेसिडेंट हैं फॉरेन एक्सचेंज लीडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। सर, अगर हम देखें जैसे आपसे ऑफ द एयर भी बात हो रही थी, मईशत के लिए मैंने शुरू में भी कहा बहुत ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज। तो पाकिस्तान जो दुनिया भर में चेंजेस आ रही हैं, ईरान का सैंक्शंस हट गए, जो चाइना की इकॉनमी बिल्कुल वीक हो गई, उसके बाद ऑयल की प्राइस बुरी तरह से क्रैश हो गई, हमने LNG की इम्पोर्ट कर ली जिसमें कि बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कितनी रेजिलियंट है या उसमें कितना बर्दाश्त का मादा है इन सब शॉक्स को, मतलब पाकिस्तान की मईशत से, और उसको ज़रा बताएं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से साथ साथ चल रही है। देखो जी, जो फॉरेन रिज़र्व जो आपने बात की है बड़ी अच्छी बात की है और फॉरेन रिज़र्व का जो मिसाल ऐसी है जैसे जिस्म में खून की मिसाल होती है। अगर जिस्म में खून नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, और इसी तरह किसी मुल्क के पास रिज़र्व नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं कर सकता, उसकी इकानमी बेहतर नहीं हो सकती। तो इसको तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अगर आप पिछले हाईएस्ट रिज़र्व खड़े हैं इस वक्त पूरी तारीख में, बिल्कुल। और 2007 में यही आप डिफ़ॉल्ट के करीब थे, जब 2013 में भी आप डिफ़ॉल्ट के 3 बिलियन पे खड़े हुए थे। जी।
तो 7 बिलियन डॉलर से आज अल्लाह का शुक्र है 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ इस सारा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा बल्कि तरक्की करेगा। और सबसे बड़ा जो मनसूबा है जो कि इस खत्े में 46 बिलियन डॉलर का चाइना के साथ जो इकनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ है, उससे मैं समझता हूँ मियाँ साहब का ये बड़ा तदब्बर है और पाकिस्तान की अहमियत को पूरी दुनिया में तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान एक मर्कज़ निकाह बन चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं। रशिया का देखो वो आपको अहमियत दे रहा है, चाइना जब वो अहमियत दे रहा है, इंडिया भी अब समझना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का अगर इकनॉमिक कॉरिडोर में हमने मुदाखलत की, हालांकि वो नेगेटिव उसकी पॉलिसी है, लेकिन उसको ये समझ आ रहा है कि अगर ये बन जाता है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की तो पूरी दुनिया की जो रास्ते हैं यहाँ से खुलेंगे। और ख़ास तौर चाइना की मैं बता दूं कि वो इस वक्त 16,000 किलोमीटर से अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ अगर उसके 8,000 यानी कि उसका आधा रह जाता है और पाकिस्तान को 5 बिलियन डॉलर सिर्फ इसकी राहदारी की शक्ल में मिलते हैं। तो इसके अलावा रूट की वजह से, जिस रूट की वजह से, और इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की ज़िंदगी बदल जाएगी, पंजाब को भी फ़ायदा होएगा, सिंध को भी फ़ायदा होएगा और यहाँ इंडस्ट्री लगेगी पूरी दुनिया की। यानी कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया और राहील शरीफ साहब ने और फ़ौज ने वादा लिया है कि हम इसको हिफाजत भी करेंगे, उसको मुकम्मल भी कराएंगे। तो ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। और जहाँ तक आपने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की इकानमी वाकई स्लो डाउन हो रही है, चाइना जैसा कंट्री जो कि 11% से 8% पे आ गया, अमेरिका 2% उसकी ग्रोथ कम हुई है, तो पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में आई हुई है। और इस वक्त इसकी बुनियादी जो वजह है जो हम लोग एनालिस की है, इस वक्त प्रोडक्शन पैदावार ज़्यादा हो गई है और कंज्यूमर कम हो गया। क्यों कि लोगों की परचेज ऑफ पावर ख़त्म होती जा रही है। जो लोग पहले अगर चीज़ 1 किलो इस्तेमाल करते वो आधे किलो पे आ चुके हैं। तो इससे जो है पूरी दुनिया डिमांड जब कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी कीमतें कम होंगी। अच्छा, ईरान का जो मैंने जिक्र किया था, ईरान की जो सैंक्शंस हटे हैं वहाँ से भी, और पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छी खासी ट्रेड करता रहा है पहले भी और अभी भी ताल्लुकात हमारे ईरान से बड़े अच्छे। उससे फॉरेन करेंसी जो हमारे मार्केट है, यानी आप एज अ डीलर या आपकी जो सारी एसोसिएशन है वो कैसा देखती है कि उससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा पाकिस्तान की, ईरान की अगर हम बात करें? देखिए ईरान का हमारा ये कि अगर 2008 और 9 का ट्रेड देखें तो 1.3 बिलियन डॉलर के करीब था, जो आज कम होकर 400 मिलियन डॉलर से भी कम हो गया। और पाकिस्तान का शेयर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि आप उसको समझ सकें 100 मिलियन है तो वो 400 मिलियन है, तो बहुत ज़्यादा 300% का फ़र्क है। तो हमें हमारी हुकूमत को अभी जो गैस लाइन का मंसूबा है उससे तकमील तक पहुंचाना चाहिए और एग्रीमेंट हमें करने चाहिए कि इसको अभी जैसे हुकूमत ने कहा है कि हम इसको 2 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट का इससे बहुत कम फासले पे बल्कि हमारी सरहद के ऊपर है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट भी लेनी चाहिए और इम्पोर्ट भी उससे लेनी चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ जैसे अभी स्टेट बैंक ने कहा कि हमारे जो ट्रेडर हैं या हमारे इम्पोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं उन्हें बैंकिंग LC की खोलने की इजाज़त दे दी है, पाबंदियाँ हटा दी गई हैं। तो ये बड़ी मतलब खुशैन बात है और इससे ये जो स्मगलिंग होती थी वो रुक जाएगी। क्योंकि आप रोज़ आप पढ़ते कि आज फलाने इतने ट्रक पकड़े गए, आज इतना टाइल पकड़ी गई, इतनी सीमेंट पकड़ी गई, तो ये इससे हमारी करेंसी पे बड़ा बुरा असर आता था क्योंकि ये सारा पैसा कोई लीगल चैनल मौजूद नहीं था और सारे के सारे ये पैसा हवाले से और स्मगलिंग से पूरा किया जा रहा था। तो अब ये जब इससे जो है जो इम्पोर्टर है उसको भी बड़ा लॉस होता था, मुल्क की मेश को बड़ा नुकसान होता था, ड्यूटी की कमी वाक़ई होती थी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की करेंसी को भी मजबूत करेंगे और पाकिस्तान के रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। जो हवाला हुंडी वाला जो आपने जिक्र किया अभी कि उसके जरिए ज़्यादा इम्पोर्ट बिकॉज ऑफ ये LC नॉन LC पेमेंट जितनी भी हवाले से हो सकती हैं अगर। अच्छा, अभी जो एक डॉक्यूमेंटेज कुछ ऐसे भी ताजिर होते हैं, बल्कि अच्छी खासी परसेंटेज ऐसी भी है जो कि अपनी ट्रेड को वो डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते। तो आपका क्या ख्याल है कि LC की जो अभी इजाज़त मिली इसके बाद क्या वो लोग अभी भी वो LC खोल के इस पे आना चाहेंगे या उसके लिए कोई और काम मजीद करना पड़ेगा? देखिए हमारी दिसंबर में इसाक डार साहब से मीटिंग हुई, मीडिया में भी आया होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमने उन सबसे पहले जो पॉइंट है नॉन LC जो पेमेंट हैं जो LC के बगैर आ रही हैं उन्हें रोका जाए। इससे क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी पे असर है, रेवेन्यू पे असर आ रहा है और इस वक्त 40% जो है LC है वो जो इम्पोर्ट है वो नॉन LC पे, और इसका प्रूफ ऑफ पेमेंट मांगा जाए। जब आप प्रूफ ऑफ पेमेंट मांगेंगे तो फिर हवाला नहीं आप कर सकते, फिर आपको ज़ाहिर है किसी बैंक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था इस पर वादा भी किया था, बल्कि उस पर काम में उन्होंने सर्कुलर जारी भी किया है, लेकिन कितने % अमल हुआ ये नहीं कह सकते। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव है और पाकिस्तान की मैशत को उसका बड़ा फ़ायदा होगा, आपके रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्सेस जो इम्पोर्ट के बच जाते थे वो मिलेंगे। तो इससे मैं समझता हूँ इसको अमल दरामद यकीनी होना चाहिए। और ये जो LNG डील अभी की है इससे आपको क्या, बिकॉज इस पर काफ़ी अच्छी राय भी है। एक अच्छी राय है कि इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर गैस आ जाएगी, तो जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। बट एक बुरी खबर ये है कि सच काफ़ी लंबे ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, वो किया है हमने,
तो जब आगे जाके प्राइसें ऊपर नीचे होंगी या बढ़ती हैं या हमारी अपनी गैस निकल आती है तो फिर हमें ये डील इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो इन द लॉन्ग टर्म आप करेंसी पे क्या देखते हैं, मतलब उसको फ़ायदा है या नुकसान है इस डील से? नहीं, इसमें देखो अभी जो उन्होंने बहुत कम रेट पे $5 पर मुकाफट जो है उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, तो ये लोएस्ट है। ओके। तो इससे एक हमारी CNG जो कि पूरे साल मतलब 6 महीने चलती है और 6 महीने CNG के स्टेशन बंद होते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है CNG से वाबस्ते हैं वो बंद हो जाती हैं, तो उससे ये हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, CNG स्टेशन भी लोगों को रोजगार। आप लोग क्या देखते हैं, देखो मतलब आपकी मार्केट क्या फायदा? देखो मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 बड़े आम इसमें वाबस्ते, एक तो उन्होंने कहा कि हमारे 1 लाख आदमी वर्कर आप लें, जो कि पिछले कई अरसे से कतर ले ही नहीं वो रहा था। रेमिटेंस आप देख रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर 1 लाख आदमी आपको जाते हैं, $500 भी आप लेंगे तो आपका तकरीबन $50 मिलियन पर मंथ बनता है। तो ये बहुत बड़ा एक में जो ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंस है वो हमें आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी लाइफ बदलेगी, उनके खानदान को फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा। तो इस तरफ हम नहीं देख रहे हैं, हम सर्विस पे देख रहे हैं। हमारा तो मसला ये है कि जो भी प्रोजेक्ट है तो उसमें नुकताचीनी ज़रूर होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा, आप इस वक्त जो है क्रूड ऑयल है, अभी भी आपको मतलब आप $18 की बिजली आपका ख़र्चा आ रहा है और आप लोगों को इसके लिए आप कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा। आपकी मेन पावर जो है वो पाकिस्तान में काम से बाहर कर रही है, लेकिन उनकी रेमिटेंस इतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो मेन पावर जब एक्सपोर्ट होगी तो आपकी रेमिटेंस भी बढ़ेगी, पाकिस्तान के रिजर्व में भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की करेंसी बेहतर होगी। और इस वक्त आप देखें हमारी जो इम्पोर्ट है वो तकरीबन $42 अरब है, एक्सपोर्ट हमारी $20 अरब से भी कम होती नज़र आ रही है, इस वक्त 14% गिर चुकी है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है और पाकिस्तान पे अल्लाह की खुसूसी अनायत है कि ये पाकिस्तानी जो है हर साल $20 अरब की वर्कर मिलने जो कि हमारा ट्रेड गैप पूरा हो रहा है। ये अल्लाह का बड़ा करम है और इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम सलाम करते हैं जो कि अभी दिन रात और खून पसीना बहा के पाकिस्तान को अपना फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं। आप अगर ये ना होते तो आज आप देखें ना, आज आपने IMF से पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट है डॉलर का वो 1% से भी कम है और हमें 4.5% पे लेना पड़ा। इसी तरह जो यूरो बांड डॉलर बांड लिए वो 8% पे लेने पड़े। तो ये हमारी मजबूरियां थी जिसकी वजह से, वरना ये चीज़ें अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं तो ये तो हमें हमारे लिए पाकिस्तान के लिए और पूरी कौम के लिए वैसे फ़ख्र हैं ये लोग और इन पे हमें पूरी कौम को इनको करेंसी हमारी जो इस वक्त जो है एक नुक्ता नज़र ये भी है कि बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है। इसकी जो रेट होना चाहिए वो 110 या 112 पे होना चाहिए या 116 तक भी लोग बात करते हैं। तो बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, आपको क्या लगता है कि इसका सही रेट क्या होना चाहिए और इसको कहाँ पे और इसका क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए इसको डिटरमाइन किया जाता है कि ये रेट होना क्या चाहिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज? देखो ये तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान की मतलब ये लोग पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन जो कह रहे हैं 110 और 116 को होना चाहिए। भाई अल्लाह के बंदो, आप ये तो सोचो कि आपका मुकाबला किससे है? इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से, 3 कंट्री हैं, उनकी करेंसियाँ देखो कहाँ हैं। इंडिया की 62 रुपीज़ है पर डॉलर, बांग्लादेश जो कि 1.4 का डिफरेंस था 85 पे आ गया, श्रीलंका का भी यही हाल है। पाकिस्तान की करेंसी तो अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू कहाँ से? मगर इससे एक नुकसान हमें ये हो रहा है मलिक साहब के जो हमारे एक्सपोर्ट्स है, जो यूरोपियन मंडियाँ हैं उस पर यूरो जो है वो डॉलर के अगेंस्ट नीचे आया है, मतलब वर्ल्ड वाइड पर तौर पे। तो अब यूरो के अगेंस्ट हम थोड़े से ऊपर चले गए, तो हमारी जो प्राइस है वो जो बेचने की एक्सपोर्ट्स की चीज़ें वो हमारी बहुत नॉन कम्पैटिटिव हो गई है। तो उस सिलसिले में आप लोग क्या मतलब इससे एक्सपोर्ट्स का नुकसान पहुंचने का मतलब ये कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सारा ख़राब हो जाता है फिर? नहीं, देखें आप अगर पाकिस्तान बना था और जो लियाकत अली खान साहब थे उनको बड़ा प्रेशर किया कि आप डिवैल्यू करें, लेकिन उन्होंने डिवैल्यू नहीं किया और जब तक डिवैल्यू नहीं किया पाकिस्तान सरप्लस रहा है। जो ही डिवैल्यू की तरफ हम गए हैं पाकिस्तान ट्रेड गैप में आ गया, ट्रेड डेफिसिट में आ गया। और या तो ये होता है ना कि चलो भाई आपका डिवैल्यू से एक्सपोर्ट बढ़ जाए, वो तो आपकी नहीं बढ़ रही, तो उसका क्योंकि आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाती है। आपके जो कर्जे हैं जो $70 अरब के करीब हैं, 1 रुपये से आपके 70 अरब का नुकसान होगा। 10 रुपये आप करें तो कहाँ देखें 300-700 अरब रुपया बन जाता है। वो एक बैलेंस है ना इसमें, देखिए वही बैलेंस है कि या तो हमें अपने कर्जों को मतलब लेने की हमको अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे कर्जे ऑटोमेटिकली लेने की, क्योंकि हम कर्जे वापस करने के लिए मजीद कर्जे लेते हैं अगर देखा जाए तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी तो उससे हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो कर्जों का जो है वो तनासुब कम हो जाएगा। मैंने जैसे अर्ज किया है कि अगर पिछले 10 साल का 20 साल का डेटा देख लें, डिवैल्यू से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, कम हुई है बल्कि, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और टूल आप यूज़ करें, आप उनका जो है यूटिलिटी कम करें जो कि रीजन में सबसे ज़्यादा है हमारी, उनके जो रिफ़ंड है उनको बर वक्त अदा करें
उन्हें और कोई फैसिलिटियाँ दे, तो ये सही है। लेकिन सॉरी मैं इंटरप्ट कर, एक सवाल मेरा इसमें ये था कि जो हमारी रेट की जो सेटिंग होती है कि रेट क्या होना चाहिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज का, ये डिपेंड किन फैक्ट, सप्लाई डिमांड पे डिपेंड कर रहे होते, फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये जो इस वक्त करंट रेट है, क्या डिमांड इतनी कम है, ज़्यादा या कम जो भी है वो है कि इसको इतना होना चाहिए, या इसको कैसे देखते हैं? देखो ये इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने पहले आते सारी एक बात की थी कि रुपया जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होएगा और जिन लोगों के पास भी डॉलर पड़े हैं वो अपने सेल कर दें। और आपने देखा कुछ अर्से बाद डॉलर जो 110 से कम होकर 98 तक आ गया था और ये 70 तक आराम से चला जाना था, लेकिन सारे एक्सपोर्टर चले गए। उन्होंने कहा जी हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी, आप इसको यहाँ रोकें, तो इनके कहने पे वहाँ रोका गया। उसके बाद जो है रुपया जब और मज़ीद फिर इन्होंने कहा जी हमें फिर भी लॉस हो रहा है। अपटमा वालों ने मीटिंग की और 100 से बढ़ के 104 105 पे फिर किया गया, दोबारा रुपये को डिवैल्यू किया। लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्ट आपकी 14% कम होगी एक साल में। या तो ये कि आपका चलो जी इन्होंने आपके लिए 7 रुपये को डिवैल्यू किया, आपकी 14 पर। आप सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन कंट्री ने आपकी GSP प्लस आपके उसकी ड्यूटियाँ ख़त्म कर दी हैं, फिर भी आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो अब ये तो हो नहीं सकता है कि कोई आपके आके यहाँ से चीज़ें उठा के ले जाए। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करने की सकत ही नहीं रही हमारे पास। हमारी जो वैल्यू एडेड जब तक नहीं जाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारी कपास की जितनी मिसाल, हम सारी की सारी रॉ मटेरियल अपना एक्सपोर्ट करें, उसके हम वैल्यू एडेड में जाते हैं तो हमारे 3 अरब के बजाय 12 अरब डॉलर भी हम कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। हमें गंदम का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री बन सकता है। हम वैल्यू एडेड्स में जाएँ, पूरी दुनिया को सप्लाई दे सकते हैं। सेंट्रल एशिया हमारा गंदम का हर वक्त मुंतज़िर रहता है, अफगानिस्तान हमारी गंदम का मुंतज़िर रहता है। तो हमें इन पैदावार को वैल्यू एडेड करके पूरी दुनिया में पैसा कमाया जा सकता है। ऐसी कोई आपके ख्याल से जो इसका जो रेट है वो सही उन्होंने फिक्स किया हुआ है, बट अदर एवेन्यूज जो है उनको देखना चाहिए। दूसरी मतलब डिवैल्यू से कोई हल नहीं है, उल्टा नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप इम्पोर्ट 40 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं और महंगाई बढ़ जाएगी। लोग पहले आपके जो है खुदकशियाँ कर रहे हैं, पहले थर आपका पूरा देखा ग़ज़ा की कमी से क्या हाल हो रहा है। पूरी पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि हम अपने लोगों को उनके एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होगी कि हमें पाकिस्तान को इस वक्त प्रोडक्शन में लेके आना है। जब तक प्रोडक्शन में वैल्यू एडमेंट नहीं आएगा, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहते हैं कि एक पैरेलल एक जो सिस्टम है फॉरेन एक्सचेंज हवाला हुंडी वाला, अभी भी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, और अभी भी काफ़ी रवाबित हैं पाकिस्तानी मनी चेंजर्स के बाहर के मुल्कों में इन हवाला इन हुंडी। तो अभी भी एक कारोबार जो है 60-70% जो ऑफिशियल का 60-70% अभी भी है। तो उसके लिए आपका क्या मतलब एसोसिएशन लेवल पे क्या आप लोगों का नुक्ता नज़र है इसके ऊपर? देखो ये हुंडी हवाला जो है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान तो खाम खा बदनाम है। हमारे पीछे अमेरिकन से मीटिंग हुई थी, उनका ट्रेजरार आया था, उसके बाद बहुत बड़ी टीम, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया और उसके हमसे कहा कि आप क्या समझते हैं। मैंने ये तो हवाला हुंडी जो है ये एक पर्सनल डील होती है और बैंकिंग अगर 1600 सदी से आप पहले देखें तो हुंडी हवाला ही होता था, बैंक होते ही नहीं थे। और इसी के बेस पे फिर बैंक बनाए गए। और मतलब ये है कि इसको ये रोकने के लिए हमने देखो दुबई ने हवाला के लाइसेंस दे दिए, बरतानिया ने उन्होंने मनी ट्रांसफ़र के नाम के हवाले का लाइसेंस दे दिया। तो हमने हुकूमत को भी कहा है कि आप भी लाइसेंस दें। इससे ये हो कि आप ये जो कैपिटल है ये हवा की माना है। 2002 में जो मनी चेंजर्स बनाए इसलिए गए थे कि जो अनऑफिशियल ट्रेड है उसको ऑफिशियल किया जाए, और उसको उन्होंने 2002 में जो मनी चेंजर कंपनीज को सेटअप किया था, इसीलिए तो उन्होंने लाइसेंस तो मतलब काम तो उन्होंने भी किया है पाकिस्तान ने भी। देखो बट पैरेलल में फिर भी वो चलता रहा है। देखो ये 91 में मियाँ साहब की जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की इकानमी को फ्री इकानमी का नारा दिया और पाकिस्तान की करेंसी को लीगलाइज किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें जब बताया कि पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर से आते हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, रास्ते में कभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, कभी FIA पकड़ लेती है। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इमीडिएट एक्शन लिया। इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 91 इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी जितनी चाहे फॉरेन करेंसी ख़रीद सकता है, रख सकता है, बाहर ले जा सकता है, ला सकता है। तो इस नतीजे में आपको 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लेके आए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला था और उसमें कोई पाबंदियाँ नहीं थी, बड़े ओपन तरीके। इस वक्त पाकिस्तानी का 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा है और इन पाबंदियों की वजह से बेजा पाबंदियाँ अगर आप लगाएंगे तो आपका पैसा ये फ्लाई कर जाएगा। क्यों? वो पैसा जो पाकिस्तान में लैंड करना था अब दूसरे कंट्री के मुल्कों में पड़ा हुआ है। तो हमें पॉलिसी को बिल्कुल इसको नरम करना पड़ेगा। इसको ये जितनी सख्ती करेंगे तो बिल्कुल आप इसको रोक नहीं सकते। यूके और दुबई में जो हवाला लाइसेंसेस दिए गए, अगर यही चीज़ पाकिस्तान, इसका फ़ायदा क्या होता है इससे? क्या देखो जी, अगर आपने डेटा आप देखा होगा जो 2004 में एक्सचेंज कंपनी वजूद में आई है और उससे पहले आपकी वर्कर रेमिटेंस सिर्फ 2 अरब डॉलर थी, ठीक है, और रिजर्व भी इसके करीब थे। तो एक्सचेंज कंपनी जब बनाए, आपने प्लेटफार्म दिया, आज अल्लाह का शुक्र आपके 20 अरब डॉलर हो गए। तो ये एक प्लेटफार्म की वजह से हुए हैं।
अगर हुंडी हवाला जो है एक मगर वही मैं कह रहा, मेरा सवाल ये था कि ये होने के बाद भी अभी भी पैरेलल में एक हुंडी हवाला सिस्टम मौजूद है। और उसका मैं यही कह रहा हूँ, कई जगह ऐसी होती हैं कि आपको अगर उनको लाइसेंस दे देते हैं, जैसे आपने एक्सचेंज कंपनी को लाइसेंस दिया तो ये आपके पास आज रेमिडेंस आई है ना, और एक्सचेंज कंपनी को अगर लाइसेंस नहीं होता तो वो हुंडी हवाले से आ रहा होता, तो आप ऑफिशियल चैनल से आ रहा है। और पाकिस्तानियों को देखो ना, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तानी। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से, पॉलिसियाँ सख्त होने की वजह से हमारा कैपिटल बाहर चला गया। इस वक्त मैं पीछे जो डेटा पढ़ रहा था, दुबई में पाकिस्तान नंबर 3 पे है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। अब हो गया पहले एक बार नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 तो ये नहीं हुआ कभी। नंबर 1 जो है वो यूके हुआ है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 भी बहुत बड़ी बात है। तो ये पैसा पाकिस्तान में भी आ सकता है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में आपका 200 अरब डॉलर पड़ा है, तो ये पाकिस्तान में भी आ सकता है। पाकिस्तान की किस्मत बदली हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इनको जो है बेजा पे बंदियाँ जो है आप लगाएंगे तो ये पैसा फ्लाई कर जाएगा। तो कैपिंग है मगर ना कि अब $10,000 से ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर सकते लेके आप बाहर, तो ये इस तरह की जो नहीं, ये 98 में हम नहीं कराया था कि पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया और पाकिस्तान के रिजर्व ना होने के बराबर हो गए थे, तो उस वक्त क्यों कानून मौजूद था कि जितने चाहे पाकिस्तानी बाहर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि आप कम से कम इस वक्त मौजूदा दौर में कि जी 7 कंट्री ने हमारे ऊपर सेक्शन लगा दिए और हमारे पास रिजर्व बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो आप इसको जो भी पैसा ले जाना चाहते बैंक के जरिए बिल्कुल उसको इजाज़त थी, अभी भी है। आप अपने पर्सनल अकाउंट से जितने चाहे पैसे ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। स्टेट बैंक से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं है, पता होना चाहिए। कोई इस पर कोई एजेंसी आपसे इंक्वायरी नहीं कर सकती जब तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिस्ट फंडिंग के आप इन्वॉल्व नहीं हो जाते। हाँ, इस पर अभी भी पाबंदी नहीं है, अभी भी आप ले जा, सिर्फ कैश डॉलर ले जाने पर पाबंदी नहीं है। उसमें शर्त ये रखिए आप स्टेट बैंक से अप्रूवल करा के ले जाएं, परमिशन लेके जाएं। और फिर अगर आपके पास पैसे आप कहें जी मैं कैश ले जाना चाहता हूँ, स्टेट बैंक को अप्लाई करें, अगर वो आपको परमिशन दे देता है तो। लेकिन कैश लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? अब बैंक की जब चैनल मौजूद है तो $10,000 तक तो बगैर परमिशन के ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर आप ले जाना चाहें तो आपको इजाज़त है। अगर ऐसे वाक़यात भी पाकिस्तान में देखे गए जो कि काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़ी अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक को बताया बगैर भी पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो इसलिए पकड़े भी जाते हैं। इसलिए तो ये नहीं जाते, फिर वो एक अलग काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप से जो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, मतलब पैसे चले गए बाहर और अब सवाल उस पर उठ रहे हैं, बट कोई उस पर कोई एक्शन कोई नहीं। देखो ये इसका हमने सागडाब से रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका बड़ा इजी हल है। अगर आप रोकना चाहते हैं करेंसी स्मगलिंग को, तो आप एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे जो भी उसके ऑफिशियल ड्यूटियाँ सारे अंजाम दे रहे हैं, आपने जो भी पकड़ेगा उसको 50% उसको आप रिबेट देंगे, इनाम देंगे, तो मैं समझता हूँ एक रुपये भी आपका स्मगलिंग नहीं होएगा। 50 नहीं देते, 25 भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई 1 करोड़ पे स्मगलर को पकड़ता है तो उसको 25 लाख मिल रहे हैं, उसको पूरी एफर्ट ही उसकी इनको पकड़ने पे हो जाएगी। तो उससे ये स्मगलिंग रुक जाएगी और पाकिस्तान की जो ये चीज़ है ऑफिशियल चैनल में। मलिक साहब थोड़ा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, हम यहीं से फिर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कम बैक सून। थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम मलिक साहब से बात कर रहे थे रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट जो है पाकिस्तान में, उसकी मईशत पे क्या असर पैदा हो सकते हैं। और सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप लोगों के लिए कितना आसान है, जैसे लॉज जो स्टेट बैंक ने बनाए हुए, आपके लिए ऑपरेट करना कितना आसान है एज अ करेंसी डीलर? कोई जब आप वायलेशन नहीं करते और आपके एक नज़रिया होता है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर के रह के और उसके अंदर लॉ के अंदर रह के और कानून के अंदर रह के काम करना है, तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किलात नहीं होती। इस वक्त पूरी दुनिया में जो आप देखते हैं, पाकिस्तान हमारे पीछे वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट था उससे मीटिंग हुई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि पाकिस्तान, हमारे पास पूरी दुनिया से मशकूक ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान की बराए नाम ही होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान की इसलिए बराए नाम है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बड़ा सख्त है और बड़ा एक्शन के अंदर है, और वो लॉ एंड ऑर्डर अपना वायलेशन को बड़ा सख्ती से मॉनिटर करता है। कोई भी सर ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल चैनल से ट्रांजैक्शन बड़ी कम होती है, तो देखिए जो ट्रांजैक्शन पकड़ी जाती है वो तो जो ऑफिशियल के थ्रू गलत चीज़ हो रही है वो पकड़ी जाती है, तो दूसरे चैनल से इतनी ज़्यादा हो रही है पकड़ी नहीं जाती फिर कुछ? नहीं, ये बात नहीं। ये मैंने उन्हें जब इस सवाल का जवाब उन्हें दिया तो वो उसने कहा कि ये हो सकता है। मैंने उन्हें बताया कि आपके पास अगर किसी भी कंट्री के बैंक से ये रिपोर्टिंग होती है तो उसमें से कितने % आपने एक्शन लिया और कितने % सही थी। तो मैंने ये होता है ये कि बैंक अगर चाहे ना बैंकर
तो कोई भी गलत ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट ही नहीं करता। वो आपको सही रिपोर्ट जो होगी वो अगर करते रहे, अगर 100 के बजाय 200 भी भेज देगा, तो आप 200 में से अगर 10 की भी इंक्वायरी करेंगे तो सही निकलेंगी, तो आपका सारी जो तवज्जो है उससे हट जाएगी। पाकिस्तान जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग बड़ी सख्त है, और पाकिस्तान की जो आप देख लें पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हैं, पाकिस्तान का बैंक मुलवस नहीं हुआ इस आज तक, ये अल्लाह का शुक्र है। बाहर के बैंक मुलवस है, दुबई से अगर हुआ है या किसी और कंट्री, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की क्योंकि सेंट्रल बैंक ने कभी इस पर कंप्रोमाइज़ भी, मनी लॉन्ड्रिंग पे अभी भी स्टेट बैंक पूरी दुनिया से आप देख लें हमारे कानून बड़े सख्त हैं, हमारे ऊपर भी, एक्सचेंज कंपनी के ऊपर और बैंकों के ऊपर। तो इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किसी बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व भी है। अगर ये अलग बात है कि पाकिस्तान का जो नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से कभी उनकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अच्छा, आप कर्व मार्केट, आपकी जो मार्केट है प्लस जो इंटरबैंक मार्केट है, उस पर आपका प्रीमियम का परसेंटेज क्या होता है? मतलब ये कैसे डिफाइन करते हैं कि आप लोग कितना प्रीमियम लेते हैं उसके ऊपर? देखो जी, आपके पास डेली, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, हर मीडिया पे जो है, हर चैनल पे करेंसी के रेट सेल और परचेज आ रहे होते हैं, और आप देखें उसमें 10 से 20 पैसे का डॉलर में फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो लेकिन होता है यही है कि डिमांड और सप्लाई है, उसमें जो आपकी डिमांड बढ़ती है तो थोड़ा फ़र्क बढ़ जाता है, डिमांड कम होती है तो फ़र्क कम होता है। तो ये पूरी दुनिया का। अच्छा, आजकल जो डिमांड सप्लाई की आपने बात की है, अच्छा पाकिस्तान में जो एक इनफ्लो है, जो कि देखिए एक तो दो यहाँ पे दो चैनल्स हैं, एक तो बैंकिंग चैनल है और एक आप लोगों वाला चैनल है, ठीक है। अच्छा, आपके वाले चैनल में एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है, मतलब एक, जैसे हम हवाला हुंडी की बात करते हैं, अफगानिस्तान का एक चैनल है जहाँ से काफ़ी पैसे आ जाते हैं, प्लस कुछ पैसे बाहर से आते हैं, फंडिंग यहाँ की जो समझ लें जो NGOs हैं उसको फंड करने के लिए आते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काफ़ी एक, और या फिर समझ लें कि पैसे की फ़्लाइट के आने तबादले के ऊपर काफ़ी सख्त नज़र रखी जा रही है दुनिया भर में, तो शायद ये पैसा आना जो है वो इतना स्मूथ ना रहे। तो आप लोग जो, आपकी वाली जो मार्केट है, इस पर शायद कमी आ सकती है आपके रिजर्व में या आपके पास उसकी होल्डिंग में, तो उससे आपका प्रीमियम क्या बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि आपके पास वो कम हो जाएगी? नहीं, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी? नहीं, हमारी सप्लाई इस वजह से, हमारे जितने भी पूरी दुनिया में जो है ना पेपर मनी की तरफ जा रही है, आप देख लें कैश पे ट्रांजैक्शन दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो हम भी उसी में, जैसे जितने भी आप देखें क्रेडिट कार्ड पे जो पहले हमारा जो पर मंथ जो था वो पेमेंट होती थी तकरीबन $1 मिलियन, $2 मिलियन, आप बढ़ के $15 मिलियन पे आ गई है, जो क्रेडिट कार्ड पे बाहर जाके पेमेंट हो रही है। तो लोग, इसका मतलब है ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, लोग क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारा जो भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे पास टेलीग्राफिक प्रोडक्ट है, ड्राफ्ट की प्रोडक्ट है, इनवर्ड की, आउटवर्ड की प्रोडक्ट है, ब्रांचलेस बैंकिंग की प्रोडक्ट है। ब्रांच बैंकिंग है आपका वो भी? अच्छा, जी, हमें भी स्टेट बैंक ने ऑथराइज कर दिया। ओके, वेरी गुड। तो हम सारे के सारे इस तरफ जा रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट में इजाफा हो और कैश मनी पे हम डिपेंड कम करें, ताकि इससे जो हमारा बिजनेस भी बेहतर होएगा और इमेज भी बेहतर होएगा। दैट्स वेरी हेल्दी। ये ब्रांचलेस बैंकिंग में ज़रा बताएं, क्या आप लोग, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू हैव, और सबके पास है ये सब सारे डीलर्स? स्टेट बैंक ने तमाम एक्सचेंज कंपनियों को ये अलाउ कर दिया कि बैंकों के साथ एग्रीमेंट करेंगे, उनकी प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में देखो इस वक्त ब्रांचलेस बैंकिंग छोटे छोटे जगहों पे बैंकों ने दी हुई है, और एक्सचेंज कंपनी का तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, एयर कंडीशन लगे। तो आप भी अब उस बैंक के एजेंट बन जाते हैं? जी, हम भी जैसे वो अपने एजेंट इनको बनाते हैं, जैसे ये मोबिलिंक वाले अपने एजेंट हैं, तो आप फिर बैंक एजेंट बन जाते हैं? जी, बैंक की हमें ATM की भी इजाज़त दे दी है, किसी बैंक का हम ATM भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। स्टेट बैंक ने बड़े फराग दिली के साथ ये मुजाहरा किया, और इससे ये पाकिस्तान में इमेज भी बेहतर होगा और लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। जो लोग अब ज़ाहिर आप किसी मोबाइल की शॉप में जाएंगे तो आपको वो इन्वायरमेंट तो नहीं होगा अगर जो एक्सचेंज कंपनी में आपको मिलेगा। और हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हर महीने अपने फैमिली को अपने खर्चात के पैसे भेजते हैं, तो उन्हें एक छत के ऊपर सारी चीज़ें मिल, यूटिलिटी भी वहाँ जमा करा सकते हैं, अपनी किस्तें भी दे सकते हैं, किस्तें वसूल भी कर सकते हैं, अपने जो पाकिस्तान के अंदर बाहर जो पैसा भेजना है इन कंट्री वो आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मतलब बड़ा अच्छा होगा, और इससे हुकूमत का और लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों को हमारे जो है जॉब मिलेंगे। तो ये बड़े अच्छे। तो कौन से बैंक के साथ आप लोग ब्रांचलेस बैंकिंग पे ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसका इतना पता, मुझे नहीं पता कि आप लोग, ये कब से शुरू हुआ है? ये अभी 2 महीने पहले ही गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा इसको तो बहुत आना चाहिए। अच्छा देखिए, अगेन मैं काफ़ी ब्रांचलेस बैंकिंग पे नज़र रखता हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी उसमें मुझे इंटरेस्ट है, बट मुझे भी नहीं पता था कि आप लोगों को इजाज़त मिल गई है इस चीज़ की। तो आई थिंक दिस शुड बी, आप लोगों को चाहिए ज़्यादा बताएं लोगों को। बस अभी हमारा क्योंकि एग्रीमेंट हुए नहीं है, स्टेट बैंक ने अलाउ किया। उसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब आप लोग बैंक से एग्रीमेंट करेंगे? जी, बैंक से। अच्छा,
हमने बैंक से एग्रीमेंट करने के बाद स्टेट बैंक को खाली इन्फॉर्म करना है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो वो फिर एनओसी दे देता है कि आप अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। आपके ये 4-5 बैंक है जो कर रहे हैं इस वक्त ये ब्रांचेस बैंकिंग, तो आप लोग किस ज़ाहिर ये अलाउड है कि कोई एक बैंक से करे या किसी नहीं, या आप हर बैंक से एक हैं। कंपनी हर बैंक से कर सकती सबसे है कर सकते और हैं, वो कोई पाबंदी नहीं वो है। आप हर बैंक का एजेंट बन सकते हैं आप पे। बिल्कुल। और किसी भी नेटवर्क का अगर या किसी भी बैंक का आता है अकाउंट होल्डर ब्रांचलेस बैंक का, वो आके आपके पास ट्रांजैक्शन कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। जिसपे यूटिलिटी बिल पेमेंट भी हो सकती है, जिसमें के पैसे बाहर भेजने हो या बाहर मंगाने भेजने हो। हैं, इन कंट्री आपने भेजने हैं, यूटिलिटी अच्छा, पे पैसे करनी है। बाहर भेजने होते हैं जी जी। तो ये आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए भी होगा ये ब्रांचलेस बैंकिंग जो आपका जो है ये ब्रांचलेस बैंकिंग को इस्तेमाल करने नहीं, क्यों बैंकों को आउटवर्ड की इजाजत That's what I'm- है, एक्सचेंज कंपनी को इजाजत है। राइट, इसलिए मैं कह रहा जब आप लोग के पास आ गया आउटवर्ड है तो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट है। तो ये आपके थ्रू वो ब्रांचलेस बैंकिंग वाला भी कर सकेगा फिर इसको। हाँ ज़ाहिर है, उसने अगर पेमेंट लेनी है और उसने पैसा बाहर भेजना है तो कर सकते हैं, उसके लिए तो आसानी ये हो तो बड़ी जाती अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी क्या होता है कि बाहर पैसे भेजने के लिए आपके मतलब ऑथराइज्ड एक्सचेंज कंपनी के पास ही है लोग, बट अगर आपके पास अकाउंट है किसी बैंक का ब्रांचलेस वाला तो और आसानी से आपके पास जाके कर सकते हैं लोग अभी। देखो इसमें हमें बहुत फायदे हैं, मुल्क को भी फायदे हैं, लोग Exactly, I think आवाम this को is भी a very good फायदे हैं। ज़ाहिर है initiative. हुकूमत अगर आवाम की है तो आवाम की भलाई के लिए होनी चाहिए। right. तो ये एक पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, ब्रांचलेस बैंकिंग पूरी रीजन में पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है इस वक्त। तो ये स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा एक प्रोडक्ट this is दिया very है good, excellent, और आपने देखा कि आप हमारे जो है मिलियन अकाउंट खोल चुके हैं इसकी वजह से। मिलियन और- अकाउंट, अच्छा, और okay. बिल्कुल इस वक्त जो है पाकिस्तान में 41,000 जो है वो है अकाउंट है इनके, और अब बढ़ रहे हैं ब्रांचलेस बैंकिंग और बढ़ रहे हैं। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान के जो है मैच बेहतर हुआ है, लोगों को सहूलतें मिलती हैं। पहले लोग जो है यूटिलिटी के लिए भी देखो ना लाइनें लगा के खड़े होते हैं, exactly. अब हर आदमी उनको ऑफर करे कि हम आपकी यूटिलिटी करेंगे। इसी तरह पेंशनरों को जो है पेंशन लोग लेते थे उनको ये ब्रांचलेस बैंकिंग की सहूलत मिल गई है, अब उनके घरों में पेंशन पहुंच जाएगी। इस तरह लोगों ने इंस्टॉलमेंट देनी होती थी, वो अब बैठे बैठाए अपने जो है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए या ई बैंकिंग के जरिए अपने चीज़ें ट्रांसफर तो कर सकते हैं। ये जो आप लोगों का फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपका होता है बैंकों के साथ, उसको इस्तेमाल करते हुए आप ये वाली ट्रांजैक्शन करेंगे अगर आउटवर्ड रेमिटेंस की मैं बात जो करूं आउटवर्ड ज़ाहिर है आपके पास डॉलर होंगे तो आप कर तो सकते आप वहां से अपना डेबिट करा के उसको वहां से ड्रॉ करके उसको वहां अपने बाहर भिजवा देंगे। हमारा भी अकाउंट बैंक में ही होता है जी। और ऑपरेट हम यहाँ के काउंटर पे कर रहे होते हैं। उसका तरीका यही होता है कि जो भी पाकिस्तानी बाहर पैसा भेजना चाहता है हमारे काउंटर पे आए और वो उससे जो भी डेटा लेके अपने बैंक को आगे ईमेल करेगा या ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर देगा, आगे उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके पास से डेबिट होकर वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा उसके हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके। और सिमिलरली इन्वर्ट में ये कि आप अपने अकाउंट से रुपीस निकाल के आप उसको दे देंगे। हाँ, उसका भी यही होता है ठीक कि जो भी वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी मनी ट्रांसफर कंपनी से अपना पैसा पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो हमारे जहाँ भी काउंटर है उनका जो भी फैमिली का मेंबर है वो जिसके नाम पे पेमेंट आती है वो शनाख्ती कार्ड दिखा उससे भी फायदा है कि बैंक के बजाय जो बंदा है वो डायरेक्ट उसके पास हाथे पैसे आ जाते हैं, तो विच इज अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ज़ाहिर है हमारा वर्किंग टाइम भी ज़्यादा है और हमारी जो सर्विस है बहुत बड़ी फास्ट है। इस वक्त आप देखें इस वक्त जो है जो एक्सचेंज कंपनी के काउंटर है वो लोकेशन है वो टोटल 1200 के करीब है और बैंकों की 5000 से ऊपर है। और उनका जो उनकी जो वर्कर रेमिटेंस है वो अगर वो ला रहे हैं $5 अरब वर्कर रेमिटेंस, $2 अरब हम भी लेके आ रहे हैं। तो इतना बड़ा मुकाबला हमारा, क्योंकि हमारे पास लोग क्लाइंट बहुत ज़्यादा है और उन्हें पता है कि हम किसी एक्सचेंज कंपनी जाएंगे तो 10 मिनट में हमें फारग कर देगा और बैंक हमें कम से कम 1 घंटा तो लाजमी लेगा। और अच्छा जी, सॉरी क्या कहते हैं उसके लिए उनका बैंक 9 से 5 तक होता है उनका टाइम। अच्छा, ये अगेन कमिंग बैक टू दिस योर आप लोगों का जो ताल्लुक है बैंकों के साथ जो होता है, मुझे बताएं कि आप लोग जो शुरू में जब 2002 या 2004 में ये काम शुरू हुआ था फॉरेन एक्सचेंज का, इनिशियली आपके नॉस्ट्रो अकाउंट्स जो थे वो बाहर के एक्सचेंज कंपनी के साथ थे और अब आपने यहाँ पे लोकल बैंक खोले हुए, इससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या इससे आप क्या वो बेहतर था ये बेहतर है? नहीं, ये बेहतर है, वो बेहतर था तो ज़्यादा फास्ट था बड़ा लेकिन जो चीज़ आपकी एक दिन में रेमिटेंस होनी थी अब 2 दिन में हो रही है, लेकिन उससे मिस यूज़ बहुत हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की भी बदनामी होती है और हमारी भी बदनामी होती है। तो हमने कहा जिसको बिल्कुल पहले जो भी आपका पैसा है पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, तो कंट्रोल पाकिस्तान के पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, उसका मिस यूज है वो रुक जाता है। ओके, तो दिस इज अ बेटर मूव फॉर पाकिस्तान, हमारे लिए और मुल्क के लिए बेहतर है कि चीज़ वही अच्छी होती है जो जिससे मुल्क की बदनामी न हो और हमारी एक्सचेंज कंपनी की बदनामी ना होती। उसको रोकने के लिए हमने ये चीज़ें खुद हमने स्टेट बैंक को वेलकम किया और अल्लाह का शुक्र, उसके बाद कुछ स्कैंडल भी नहीं हुआ और उससे जो है हालात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तानी रुपये भी बल्कि बेहतर हुए, उसका मिस यूज़ रोक दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे दोबारा से अगर बात कर लें कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंस के बारे में जो वर्कर रेमिटेंस है
उसके बारे में लोग ये कहते हैं जो ये 20 बिलियन या 18 बिलियन की नज़र आती है हमको, इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ना वो है जो कि यहाँ से पाकिस्तान से पैसे भेजा जाता है और फिर वहाँ से वो इलीगल पैसा यहाँ से जाता है और फिर वो लीगल करने के लिए यहाँ वापस आता है। तो आपका क्या इस पर राय है या क्या लगता है आपको? देखो जो वर्कर रेमिटेंस आ रही है ये तो खाम खा के हवाई बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों कि वो वर्कर रेमिटेंस $3000 $4000 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई अपना, और उसका रेशियो इतना ज़्यादा है 2 से 3% आपको कास्ट डॉलर में देनी पड़ती है। यानी कि जो डॉलर यहाँ पे अगर आपको 101 रुपये का मिले तो वो 106 का आपको मिलेगा। फिर आपका पैसा गैर महफूज हो जाएगा और फिर आप किसी भी वक्त आप मनी लॉन्ड्रिंग में आप उसके ज़मरे में आ जाते हैं तो आपको उसकी बचत नहीं है। तो ये तो ऐसी बात नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान हुकूमत ने एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कस्टम एक्ट का, जो जिसमें कोई भी पाकिस्तानी बाहर से अगर रेमिटेंस के ज़रिए पैसा मंगाएगा तो वो उसका वाइट तस्वर किया जाए, उस पर कोई नो क्वेश्चन उस पर ना, इसी वजह से मैं तो उसको हमने भी कई दफ़ा हमने रिक्वेस्ट किया, अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस फैसिलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए। और कम से कम जो कि इससे बड़ा मिस यूज़ हो रहा है, जो आदमी बड़ी ईमानदारी के साथ अपना टैक्स देते हैं और वो मतलब मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो टैक्स की मदद पे कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी करप्शन करता है, किकबैक पैसे लेता है, अगर उसको 2-3% एक्स्ट्रा भी देने पड़े तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अपना करोड़ों रुपया वाइड करा के यहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, 2-3% अगर ऊपर से देना ही पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद देखें ये इस सहूलत की वजह से आज आपकी प्रॉपर्टियां आसमान से बातें कर रही है। गरीब आदमी के लिए मकान बनाना ख्वाब हो गया, वरना आपके जो है 120 गज के घर या 200 गज के घर बड़े आराम से 5 से 10 लाख में मिलते थे। अब तो 5 से 120 गज का जो मकान प्लाट है वो भी 20-30 लाख हो गया। तो अब गरीब आदमी कैसे, तो ये सारा ब्लैक मनी का पैसा वाइड करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे हमारे कारोबार खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की मैशत इसी वजह से तबाह हो रही है, लोन हम इसी वजह से ले रहे हैं कि ये सारा पैसा इससे इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। जब आप इंडस्ट्री नहीं लगाते, जब आप प्रोडक्शन नहीं करते, वैल्यू एडेड नहीं करते और बगैर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका रिटर्न नहीं है पब्लिक को। कारोबार देखो, इस्लाम ने सूद क्यों आराम करा दिया गया? बिल्कुल उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग पैसा जमा न करें, कारोबार करें, लोगों को रोजगार मिले, पैसा डिवाइड हो, लोगों के चूल्हे जलें। तो जब से ये सूदी निज़ाम है तो सरमाएदार और ब्लैक मनी वाले और माफिया वाले वो तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त 85 लोग हैं पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया की पैसा एक तरफ होना, 85 लोगों का पैसा एक तरफ। तो ये देखो कितना बड़ा जुल्म है। ये इस जो लॉ बनाया गया है, जो निज़ाम बनाया गया, इसके ये वजह से हुआ है। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त लोग गुर्बत की तरफ जा रही है, एक वक्त खाने से महरूम है। तो इस्लाम ने बड़ी, अल्लाह ताला का जो फैसला है वो हम लोग तो उसके जो कहा है हमारी भलाई के लिए, हमारी नुकसान के लिए नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये गोल्ड इम्पोर्ट्स जो है जनरली वो उसका जो तरीक़ाकार है वो एक्सचेंज कंपनी के थ्रू इम्पोर्ट के लिए पैसे यूज़ किए जाते हैं और बैंक्स, तो इसमें पाकिस्तान को भी एक फ़ायदा, क्योंकि आजकल गोल्ड जो है वो काफ़ी स्टेबल भी जा रहा है, उसकी प्राइस देखी जाए तो उसके क्या तनासुब है पाकिस्तान में आप लोगों के पास गोल्ड की इम्पोर्ट्स का? देखो, गोल्ड इंपोर्ट करने को तो हुकूमत ने लीगल करार दी गया, लेकिन बदकिस्मती ये है उसके साथ ये भी पाबंदी लगाएगी जो भी गोल्ड इंपोर्ट करेगा वो अपना जो उसका बिल है, इंपोर्ट बिल है, वो अपनी जेब से अदा करेगा, अपने सोर्स से अदा करेगा। ना उसको हुकूमत एलसी खोलने देती है, ना ही एक्सचेंज कंपनी को कहती है कि आप इनके लिए टीटी करें। तो वो ऑटोमेटिकली उनके दो सोर्स हैं, या तो इंडिया वाला कराएं या मार्केट से डॉलर खरीदें। तो जब मार्केट से वो डॉलर खरीदने आते हैं, आपने जो देखो कि जब भी इंटरनेशनल गोल्ड की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, उसकी क्योंकि डिमांड उनकी आ जाती है। और पहले अगर हमारी टोटल जो वॉल्यूम है $20 मिलियन का फ्री मार्केट का, और उसमें से $10 मिलियन तो ऑलरेडी डेली लोगों की डिमांड होती है, और $10 मिलियन जो है लोग हेल्थ के लिए लेके जाते हैं। तो ये $20 मिलियन बड़े, अगर इसकी गोल्ड इंपोर्टर की डिमांड नहीं होती इसमें कोई रेट में फ़र्क नहीं आता। $20 मिलियन जो डिमांड है ये डेली बेस पे आप लोग, मतलब हमारे पास जो सप्लाई है $20 मिलियन के डॉलर की, और डिमांड भी इतनी है, बल्कि उसमें 5 से 10% सरप्लस हो जाता है। वो हम गवर्नमेंट को देते हैं इंटर बैंक के जरिए। 15% देना पड़ता है आप लोगों को? 15% तो मस्ट है जी, और लेकिन बाद में 100% भी दे रहे होते हैं जब डिमांड नहीं होती। अच्छा, और बाद का डिमांड बिल्कुल नहीं होती। 50% मिनिमम देना ही देना होता है आप लोगों को? 15% तो देना ही देना है आपने। और बाद का जब इंटर बैंक का रेट अच्छे होते हैं और मार्केट में डिमांड नहीं होती, तो हम इंटर बैंक में पूरे 100% सरेंडर कर रहे होते हैं। लेकिन जब गोल्ड की कीमतें गिरती हैं और गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर हमारे पास 20 मिलियन की बजाय एक वक्त में $20 मिलियन यानी $40 मिलियन की डिमांड थी। डबल हो गई थी डिमांड मौजूद थी। 500 किलो जो सोना था डेली आ रहा था, आधा टन पर डे, $20 मिलियन का। तो इसहाक डार साहब उस वक्त नए नए आए, हमारे से मीटिंग की और डॉलर का रेट आपने देखा 110 के करीब हो गया था।
और इंटर बैंक और फ्री मार्केट का फ़र्क जो है वो 4 से 5 रुपये हो गया था। तो फिर मैंने उन्हें ये बताया कि ये जो है पाकिस्तान से गोल्ड दुबई से इंपोर्ट होकर इंडिया स्मगलिंग हो रहा है, तो आप इसके ऊपर पाबंदी लगाई। फिर उन्होंने 3 महीने के लिए पाबंदी लगाई, फिर गोल्ड इंपोर्ट्स के ऊपर जी। फिर उसके बाद कानून चेंज किया। पहले ये था आप जितना मर्जी है गोल्ड मंगवा लेते, इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। और ये लोग क्या करते थे, जो इसकी माफिया थी, इसमें 2 तरह के लोग, एक तो ऑफिशियल इंपोर्टर है जो ऑफिशियल वाकई इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करता है, और एक ऐसे भी है कि जो कि इंपोर्ट तो करता है एक्सपोर्ट नहीं करता, और उसके बदले में जो जैली जो है जेवरात बना के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और उसको जो है पाकिस्तान को नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त 6% ड्यूटी है और पाकिस्तान में उसमें 0% ड्यूटी थी, अब जाके इन्होंने 1% की है गोल्ड इंपोर्ट्स के ऊपर जी। और अब इन्होंने पाबंदी ये लगा दी कि एक टाइम पे 5 किलो से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। 5 किलो आप इंपोर्ट करेंगे, उसका आप एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी आपको इंपोर्ट कीजिए। तो ये इससे ये हुआ कि पाकिस्तान की स्मगलिंग रुक गई है, और करेंसी का जो रेट था जो इंटर बैंक और फ्री मार्केट में 5 रुपये का था, वो कम होकर 1% पे आ गया, तो जिसकी वजह से रुपया मजबूत हुआ। या अल्लाह का शुक्र है ये इसाक डार साहब ने बड़ी दूरअंदेशी से काम लिया और फ़ौरन इस पर एक्शन लिया, जिसका फ़ायदा मुल्क को भी हुआ और हमें भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो ऑफिशियल काम करने वाले थे उनको भी हुआ है। अच्छा, ये फॉरेन एक्सचेंज का जो ओवरऑल बिजनेस है, इसका वॉल्यूम आप $20 बिलियन तो वो एक डिमांड की बात बता रहे थे आप, वैसे ओवरऑल वॉल्यूम या अगर देखा जाए पूरी सॉरी मार्केट कितनी होगी वैसे ये टोटल? देखो जी, हमारे अगर आप डेटा को देखें तो हमारा वॉल्यूम, क्योंकि PRI जो हुकूमत ने बनाई है, जिसमें जो भी कमर्शियल बैंक है उनको जो है आपको वर्कर मीडिया से लेके आते हैं 6 रुपये पर डॉलर रिबेट दिया जाता है, जबकि हमें 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। तो उसकी वजह से वॉल्यूम जो हमारा था उनकी तरफ चला गया। पहले हम 5 से 6 अरब डॉलर वर्कर मीडिया से लेके आ रहे थे, अभी हमारे पास 2 अरब डॉलर की रह गई है, 3 अरब डॉलर उधर शिफ्ट हो चुकी है। दोबारा से बताइएगा कि पहले 6% किसको, 1% किसको मिल रहा है? नहीं, 6 डॉलर कमर्शियल बैंकों को। अच्छा, ओके। जो भी PRI एक अदारा बनाया गया है इसको हुंडी हवाले को रोकने के लिए, और लोगों को मतलब है कि जो बाहर की कंपनियां थी उसमें ये कानून बनाया गया कि जो भी वर्कर PRI के जरिए अपने डॉलर भेजेगा पाकिस्तान में, उसको फीस नहीं, फ्री फीस, अच्छा, राइट, ओके, सही, $20 $30 वहाँ देने पड़ते थे, वो उसको फ्री कर दिया गया, वेव कर दिए गए। तो उसके बदले में हुकूमत ने कहा कि जो बैंक और वहाँ की मनी ट्रांसफ़र कंपनी उनको हम 6 रुपये पर डॉलर रिबेट देंगे, ताकि ये लोग, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो बगैर पैसे का काम नहीं करता, चाहे कोई भी हो। तो हुकूमत ने उनको ये कहा कि आप कम अज़ कम इस पर, तो उससे ये होगा ये लोग जो है अभी जो है, क्योंकि हमें अभी तक हमने कहा भी है कि इसका हमें भी दिया जाए, तो उसको आप लोगों को कोई रिबेट ना देने की वजह से कम कैसे हो गया? आप लोगों ने अपना वहाँ पे तवज्जो देनी छोड़ दी या क्या हुआ? नहीं, उससे ये हुआ कि जो मिडिल ईस्ट हमारी जो मार्केट थी वो हमारे हाथ से निकल गई है, क्योंकि वहाँ की मनी ट्रांसफ़र कंपनियों को कहती हैं कि बैंक तो हमें पर डॉलर 3 रुपये रिबेट दे रहा है, तो कुछ भी नहीं दे रहे। सर, तो उन्होंने अपना क्लाइंट खत्म हो गया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा कि मालिक साहब ने बताया, आई थिंक मुझे जो इससे वो मिला है कि आई थिंक हमारी जो फॉरेन करेंसी की जो मार्केट है, जो फॉरेन करेंसी डीलर्स हैं, आई थिंक मुझे एटलीस्ट आज ये आइडिया हुआ है कि काफ़ी अलाइंड हैं स्टेट बैंक के साथ, और काफ़ी इनकी नज़र है मईशत की तरफ भी, और इन लोगों को पता है कि क्या चीज़ बेहतर है इस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी के लिए, विच वाज वेरी गुड टू नो सर। अभी इनकी अलाइनमेंट स्टेट बैंक से काफ़ी अच्छी नज़र आई है, और इनको पता भी है कि किसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्या इस पर मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। बट एक चीज़ जो मैं ज़रूर इसमें हाईलाइट करनी चाहूँगा कि जो वर्कर रेमिटेंसेज हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इसका जो एक कनेक्शन नज़र आता है हमें, आई थिंक उसको टैकल करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे विद अ न्यू टॉपिक एंड विद अ न्यू एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।